अभी तक आपने पढ़ा कि इंग्लिश में वाक्यों की टाइप 5 हो सकती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। उसके बाद आपने पढ़ा था कि यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं तो क्या करें। और आज आप पढ़ेंगे कि यदि वाक्य में 2 वर्ब हों तो हमें क्या करना चाहिए। इंग्लिश का एक सामान्य नियम है कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आनी चाहिए। यदि उसमें दूसरी वर्ब आई तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश में अगर एक वाक्य लिखा जाएगा तो उसमें एक वर्ब आएगी और उस वर्ब का नाम होगा फाइनाइट। एक वाक्य में सिर्फ एक वर्ब आएगी, उसका नाम होगा फाइनाइट। लेकिन अक्सर इंग्लिश में होता क्या है कि हम जब इंग्लिश में सेंटेंस को लिखते हैं तो एक वर्ब के अलावा भी दूसरी वर्ब और आ जाती है। अब इंग्लिश का नियम है कि एक वाक्य में एक वर्ब आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो वाक्य को गलत माना जाएगा। लेकिन हमारे वाक्य में एक वर्ब और आ गई तो अब क्या करें। अगर इस वाली वर्ब को हम लगाते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अगर इसको नहीं लगाते हैं तो हमारे वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो अब क्या करें। इसके लिए इंग्लिश में एक नियम है कि एक वाक्य में एक वर्ब तो आनी ही है। जो वर्ब आएगी उसका नाम है फाइनाइट, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे वाक्य में एक वर्ब और आ गई, अगर वो दूसरी वर्ब आ जाए तो उसका तुम रूप बदल दो, उसे बना दो तुम नॉन फाइनाइट। वाक्य में एक वर्ब आनी थी, उसका नाम था फाइनाइट, इसको तो आना ही था, लेकिन इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं आनी थी। अगर आ गई तो उसे बना दो तुम नॉन फाइनाइट, उसका रूप बदल दो। अब तुम रूप कैसे बदलोगे मैं आपको बताता हूं। जो दूसरी वर्ब है उसमें तुम टू लगा दो। अगर आपने लगा दिया तो इसको वर्ब नहीं कहा जाएगा, बल्कि इंग्लिश में इसका नाम है इंफिनिटिव। अब इस बात को हम ऐसे पढ़ेंगे कि वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वाक्य में इंफिनिटिव है। यहां आप ऐसा कर लो कि जो दूसरी वर्ब है इसमें आईएनजी लगा लो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसको वर्ब नहीं कहा जाएगा, बल्कि इंग्लिश में इसका नाम है जीरंड। अब इस बात को तुम कैसे पढ़ोगे। ऐसे पढ़ोगे कि वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और एक वाक्य में जेरंड है। या आप ऐसा कर लो कि जो दूसरी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा लो, या जो दूसरी वर्ब है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, या जो दूसरी वर्ब है उसमें हैविंग लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसको वर्ब नहीं कहा जाएगा, इंग्लिश में इसका नाम है पार्टिसिपल। अब इस बात को तुम कैसे पढ़ोगे। ऐसे पढ़ोगे कि वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है और एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल को हमने इसमें लिखा 3 जगह। हमने क्यों लिखा। हमने इसलिए लिखा कि इंग्लिश में पार्टिसिपल होते हैं 3। अगर आपने ऐसा करा तो इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपने ऐसा किया तो इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपने ऐसा किया तो इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी कि यदि एक वाक्य में एक वर्ब के बाद में अगर दूसरी वर्ब आ जाए तो उसे आपको बनाना होगा या तो इंफिनिटिव या पार्टिसिपल या जेरंड। मुझे उम्मीद है कि आज की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपने सीखी। अब इंग्लिश को समझना हम सब के लिए बड़ी आसान बात रहेगी। इंग्लिश के टोटल चैप्टर्स की जानकारी मैं वीडियो के अगले भाग में आपको दूंगा। इतने इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।